हेलो एवरीवन। तो फाइनली नीट का जो ऑफिशियल डेट है वो एक्सटेंड होके 13 सितंबर तक चला गया है। तो ऑलमोस्ट अभी से लेके नीट तक हमारे पास 2 महीने का टाइम बच जाता है, 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है रादर कहूँ तो। अब ये जो 2 महीने का ज़्यादा टाइम, 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है, इस टाइम को कैसे हम लोग अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि इस टाइम में कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन देखो, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमेशा आपको एकदम अच्छी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चंस गलत किए तो आप गेम में बहुत बाहर चले जाओगे। बात समझ में आ रही है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके गलत ना हो, मैंने एक छोटा सा सीरीज़ स्टार्ट किया है। इसमें मैं क्या करूँगा, जो मोस्ट रिसेंट नीट का क्वेश्चन पेपर है उससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो जो किसी चैप्टर के क्वेश्चन हैं यूनिट वाइज, मैं उनको डिस्कस कर लूँगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एग्जाम में जो मोस्ट प्रोबेबल हैं, जो आएंगे ही आएंगे और जो आपको गलत नहीं करना है, वैसे क्वेश्चंस आपको पहले से पता चल जाएंगे कि ये क्वेश्चंस क्या है। बात समझ में आ रही है? और आप बाकी बच्चों से एक एक्स्ट्रा एज पे रहोगे। देखो, ये कंपटीशन है, यहाँ पे आपको बाकी सबसे अच्छा करना है ना। ये कंपटीशन ऐसा है बहुत, ये कोई पासिंग एग्जाम नहीं है कि आप 50% ले आओ आप पास कर दो। ये कंपटीशन है, आपको बाकियों से अच्छा होना ही होना पड़ेगा। तो बाकियों से होने का, अच्छा होने का ये एक तरीका है। बात समझ में आई? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और बहुत, मैं ये जो वीडियोस बनाऊंगा ये बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा मैं कंटेंट नहीं डालूंगा, बहुत छोटे छोटे हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखो, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर दिखे जिसमें इनकरेक्ट वर्ड यूज हो, जहां भी इनकरेक्ट दिख जाए, सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए कि उस इनकरेक्ट को घेर दो। बात समझ में आई? उस इनकरेक्ट को सबसे पहले घेर दो, क्योंकि अगर तुमने इनकरेक्ट को घेर दिया तो तुम्हें दिमाग में ये फिट रहेगा कि हाँ, इनकरेक्ट को ही चूज करना है मुझे। बात समझ में आ रही है? कई बार बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, सिर्फ उन्होंने देखा कि कौन सा करेक्ट है, उनके दिमाग में ऐसा रहा कौन सा करेक्ट है, और वो करेक्ट मतलब अपने हिसाब से तो सही मार के आते हैं, लेकिन एग्जाम में उनको मिलता है -1। तो सिर्फ नॉलेज से एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकालने के लिए स्मार्टली आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट भी लेना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज से एग्जाम नहीं निकलता है। बात समझ में आ रही है? ये एग्जाम नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये एग्जाम नॉलेज का टेस्ट है। ये एग्जाम नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले कभी भी इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करेंगे, इनकरेक्ट को घेर देंगे। अब उसके बाद ऑप्शंस पे पढ़ो। तो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ का है? एनसीईआरटी का। देखो, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड। जाइगोट डेवलप किया एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप किया सीड में, और ओवरी डेवलप कर जाता है फ्रूट में। तो तीन एमसीक्यूज देखो, एग्जाम में तो एक ही पूछा गया, लेकिन तीनों एमसीक्यूज आप करेक्ट कर सकते हो। क्या क्या? कि जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप करेगा सीड में, और ओवरी डेवलप करेगा फ्रूट में। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? तीनों चीज़ें क्लियर हैं? बात समझ में आई? अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो अपना क्वेश्चन क्या है, देखो कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। तो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट में डेवलप करता है क्या? जल्दी बोलो। गुड, ओवरी फ्रूट में डेवलप करता है। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता है क्या? करता है, एकदम करता है। सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म में करता है, बिल्कुल। सेंट्रल सेल जो होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, वही तो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। और लास्ट में बचा ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। क्या ये बात सही है या इसका उल्टा सही है? बात समझ में आई? ये बात एकदम गलत है। तो आपका फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ गई कैसे अटेम्प्ट लेना है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का ट्रांसफर जो होता है वो किस किस थ्रू में होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो मन में पहले से सोच लेना है कि क्या 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 वो ऑर्डर है, क्या वो सीक्वेंस है, तो आप गलत नहीं करोगे। तो जैसे यहाँ देखो, मैंने, ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना 90% क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के ही होते हैं। देखो, अब ये वो डायग्राम सबको याद होगा, हमने पढ़ भी रखा है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, याद है? वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी, सब याद है कि नहीं? देखो, मैंने यहाँ लिख भी रखा है इसको। ये जब मैं अपने बच्चों, मतलब जो
मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता था बच्चों की, तो उसी टाइम मैंने उनको याद रखवाने के लिए लिख रखा था अलग से। तो देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वो जाता था सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू, आएगा रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से फिर आएगा वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया से आएगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से आएगा वास डिफरेंस, और वहाँ से फिर आएगा यूरेथ्रा। देखो इसका बहुत सारा लोग निमोनिक बनाते हैं, 7F और क्या क्या, उतना करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये डायग्राम याद रखो। देखो इस डायग्राम में सबसे पहले आपको क्या दिखा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिस मैंने बताया बहुत सारे लोब्स में डिवाइडेड था, याद है, भूल गए, होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये सब भूलना नहीं है। नहीं, अगर भूल गए तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि टेस्टिस जो है 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता था, जिसको हम बोलते थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स फिर फर्दर सब डिवाइडेड होता था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। बात समझ में आई? यानी हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते थे। अब उस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हमने पढ़ा था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, सेमिनिफरस के ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता था, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, और बाहर क्या होता था, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। याद होना चाहिए, ये सब एकदम नहीं भूलना है, याद है ना सबको? चलो अब इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल के बारे में भी हमें पता है कि लेडिक सेल क्या करता था और इंटरस्टिशियल सेल क्या करता था। ये सब क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो कभी भी किसी भी सिचुएशन में। तो ये फिर से याद रखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा, ये सीक्वेंस है, बहुत सिंपल है। तो अब देखते हैं कि इस सीक्वेंस से रिलेटेड कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो आओ देखो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे देखो टेस्टिस, सीधे टेस्टिस और फिर एपिडिडाइमिस, बीच में कुछ भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो बीच में और होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर इनग्वाइनल कनाल, मतलब सीधे इनग्वाइनल कनाल बीच, मतलब एपिडिडाइमिस से इनग्वाइनल कनाल तक कैसे जाएगा, कुछ तो होना चाहिए। तीसरा देखो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में आ गया सीधे, ये तो एकदम ही बेकार है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, अब ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीएटस। कोई शक, ये आंसर करेक्ट है? बात समझ में आई? ऑप्शन कैसे, मतलब कैसे अटेम्प्ट लेना है एग्जाम में। जब भी लंबे लंबे क्वेश्चन हो तो मन में एक आंसर पहले आपको सोच लेना है कि क्या हो सकता है, क्या ऑर्डर हो सकता है, फिर आप आगे बढ़ोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। बात समझ गए? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दो चीज़ें बताई थी मैंने, सीड विदाउट, सॉरी, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल, एक होता है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक होता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को अपन बोलते थे पार्थेनोकार्पी, याद है सबको? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन का मैंने बताया था, दोनों एक जैसे लगते हैं इसीलिए मैंने बताया। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को अपन, सॉरी, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को अपन बोलते थे पार्थेनोकार्पी, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को अपन बोलते थे पार्थेनोकार्पी। वैसे ही एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर बन रहा है उसे अपन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। फिर से देखो, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस। कोई दिक्कत इस चीज़ में? सबको ये बात समझ में आ रही? देखो ये चीज़ें बहुत सिंपल है और बहुत आसान भी हैं, बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है ये। ऑटोगैमी पता ही है तुम्हें कि अगर सेम फर्टिलाइज कर जाए, ऑटोगैमी समझ ही रहे हो, सिंपल। ये सब मतलब मैं लेक्चर्स में मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन आपको एमसीक्यूज अभी डिस्कस करना है तो मैं इसीलिए एमसीक्यूज ही बता रहा हूँ। तो याद रखना पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। अगला हो, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। किसी सीड में अगर जो न्यूसेलस है वो परसिस्ट कर जाए उसे क्या बोलते हैं? ये भी शायद आपकी एनसीईआरटी में है, अगर ढंग से पढ़े होगे तो ज़रूर याद होगा। ये भी आपकी एनसीईआरटी में है, जो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक मिनट, देख कहाँ गया, यहाँ तो नहीं होगा। परसिस्टेंट न्यूसेलस, यहाँ देखो आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, बीट, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्टेंट। न्यूसेलस का रेमिनेंट भी परसिस्ट कर जाता है। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। देखो मैंने ये नीट भी लिख रखा है कि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस है उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इस बार 2019 में मान लो पूछा इन्होंने कि पेरिस्पर्म क्या होता है, अगली बार पूछ देंगे पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपको याद रखना है ब्लैक पेपर एंड बीट। देखो स्मार्टली क्वेश्चंस को स्टडी करोगे तो आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही पता चल जाते हैं क्या पूछेंगे वो, बात समझे? अब उसके बाद आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू नॉट इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का रोल किस में डू इन्वॉल्व, सॉरी नॉट नहीं, सॉरी, डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का रोल किस में है? तो देखो लैक्टेशनल एमेनोरिया में तो चलो मान लिए है, पिल्स में भी है, कॉन्ट्रासेप्टिव
में है, ठीक है, ये अभी तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन कभी भी पहला ऑप्शन अगर करेक्ट हो तो ज़रूर लास्ट ऑप्शन तक जानना, क्योंकि ये ट्रैप होता है उनका। पहला ऑप्शन ऐसा दे देंगे जो तुम्हें देख के लगेगा कि हाँ सही है, लेकिन जब तुम लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो मेरे गलत हो गया ऑप्शन। तो अब देखो बैरियर मेथड, जैसे ही बैरियर देखो उसको सीधे काट दो यार, बैरियर कहाँ से हार्मोन, कॉन्डम में हार्मोन की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर वही कॉपर टी, पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो मुझे बता दो कॉपर टी में हार्मोन की ज़रूरत होती है? कॉपर टी क्या है पहले ये बताओ जल्दी। गुड, कॉपर टी है एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हमने पढ़े थे 3 तरह का होता है, क्या क्या? पहला होता था, जल्दी बताओ, पहले में क्या होता था? लिपीज लूप, उसमें कुछ नहीं, नॉन मेडिकेटेड, किसी का मतलब कोई और नहीं, बस लिपीज लूप। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा? कॉपर रिलीजिंग। और तीसरा हमने पढ़ा था हार्मोनल। तो जो हार्मोनल या मेडिकेटेड होता है वो आपको आ सकता है हार्मोन्स में, लेकिन ये कॉपर टी तो नहीं होगा, कॉपर टी तो गलत हो गया आंसर आपका। फिर पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड। बैरियर मेथड कभी भी आए तो हार्मोन्स से कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? फर्स्ट। इस बार उन्होंने चालबाजी नहीं की थी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट। देख लो कौन कौन सा हार्मोन का रोल आता है इसमें। तो कौन कौन से हार्मोन का रोल आता है, तो देखो प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन पिल्स में, ये याद रखना है आपको, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन याद रखोगे, बहुत सिंपल चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। ये सेकंड पोलर बॉडी एग से कब निकलता है? तो देखो मैंने बताया था सेकंड, जब भी मियोसिस कंप्लीट होगा, जब भी मियोसिस 1 चाहे कंप्लीट हो चाहे मियोसिस 2 कंप्लीट हो, एक पोलर बॉडी बनता था। हमने पढ़ा था मियोसिस 1 कंप्लीट होने पे फर्स्ट पोलर बॉडी बना था और मियोसिस 2 कंप्लीट होने पे सेकंड पोलर बॉडी बना था। और हमारी बुक में लिखा हुआ है कि मियोसिस 2 जो है कब होता है? जब स्पर्म एंट्री कर जाए ओवम के अंदर, मतलब जब स्पर्म एंटर कर रहा होता है उसी टाइम सेकंड डिवीजन होता है। तो अब आप ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये ऑप्शन पूरी तरह करेक्ट है। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन तक जाएंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इससे तो ये मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद थोड़ी, फर्टिलाइजेशन से तो पहले ही होता था, फर्टिलाइजेशन के तो पहले ही हो रहा था। बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, बिफोर एंट्री ऑफ बिल्कुल नहीं, स्पर्म की एंट्री से पहले नहीं, स्पर्म की एंट्री के बाद होता था ये। साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज ना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, जस्ट बिफोर होगा वो, वहाँ पे बट लिखा हुआ है, वो जस्ट बिफोर नहीं नहीं कह सकते हो बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, लेकिन जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा टर्म होना चाहिए था। यहाँ तक समझ गए? अब आओ डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो नाम ये 2 बार फर्टिलाइज होगा। क्या 2 बार फर्टिलाइज होगा? तो देखो ये भी अपन की बुक में लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में सब कुछ ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन मैंने तो ऊपर ही लिख रखा है कि सिंगैमी प्लस ट्रिपल फर्टिलाइजेशन इज, ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है कि सिंगैमी हुआ, देखो सिंगैमी हुआ, सिंगैमी दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉइड सेल, द जाइगोट, the other male gamete move toward the 2 polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid endosperm nucleus. As this involves the fusion of 3 haploid, it is known as triple fusion. Since 2 type of fusion, 2 तरह का फ्यूजन हुआ, देखो एग्जैक्ट लाइन यही है, syngamy and triple fusion take place in an embryo sac. This phenomenon is known as double fertilization. समझ में आई डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोले? क्योंकि 2 बार फर्टिलाइज कर रहा है। एक बार तो बेचारा यहाँ ये जो एग है, एक बार तो ये जो एग है यहाँ जाइगोट बनाएगा और दूसरा यहाँ बीच में आके एंडोस्पर्म से फर्टिलाइज करेगा, तो बोल दिया इसको अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत देखो नहीं आनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं कर सकते हो। अब आओ ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, पूछ रहा है ऑफसेट कैसे प्रोड्यूस होगा? तो पार्थेनोकार्पी, मियोटिक डिवीजन, पार्थेनोजेनेसिस, माइटोटिक डिवीजन। तो देखो सबसे पहले पार्थेनोकार्पी क्या होता था, हमने पढ़ा था फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, तो ये तो गलत हो गया। अब माइटोटिक है कि मियोटिक है ये तुम्हारी बुक में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ये पता नहीं भाई क्या है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है जल्दी बताओ, अभी मैंने पढ़ाया है, ये दोबारा मैं नहीं बोलूँगा, अभी मैंने बता रखा है। तो अब बचा माइटोसिस और मियोसिस। तो अब देखो मैंने बता रखा है कि मियोसिस कब होता है? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब, या जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब। गुड, मियोसिस होता है जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो यहाँ पे अब देखो ऑफसेट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है या एसेक्सुअल का? गुड, एसेक्सुअल का, कैसे? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। तो देखो ये भी तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये भी तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल में दिया हुआ है रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहा है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है।
और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वह मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, जल्दी बता दो, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। तो करेक्ट आंसर हो गया 2। बात समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन ना हो, देखो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में बता देता हूँ मैं, और क्लास जब मैं कर लूँगा तो उसमें डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। द एम्ब्रियन ऑफ मैमलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो एम्ब्रियन है ये डिराइव्ड कहाँ से होता है? तो देखो इसका करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, एम्ब्रियन। एम्ब्रियन आपका डेवलप होता है एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में, याद रखोगे एम्ब्रियन जो है वो डेवलप करता है एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में। देखो सिंपल, एम्नियन जो है एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में, और एक और शब्द होता है कोरियन। इन्होंने इस बार एम्नियन पूछा है तो अगली बार कोरियन पूछ सकते हैं। तो कोरियन डेवलप करता है आपको ट्रोफो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में। किसमें? कोरियन डेवलप करेगा ट्रोफो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में। देखो ये सब सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर की है, ये पता नहीं नीट वालों ने क्यों पूछा, मुझे नहीं लगता ये दोबारा पूछेंगे। एम्नियन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कोरियन पूछ सकते हैं। तो कोरियन का आप याद रखोगे ट्रोफो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। यार प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन हो? तो सिंपल, ये देखो आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है ये, कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है प्लेसेंटा। तो देखो, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, प्रोड्यूसेस एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचसीजी ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ये हार्मोन सिक्रीट करता है प्लेसेंटा। लेकिन आपको याद हमेशा रखना है, एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि सिक्रीट होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन वो प्लेसेंटा से नहीं, वो ओवरी से सिक्रीट होता है। बात समझ में आई? बच्चे क्या है एग्जाम में सोचते हैं रिलैक्सिन भी प्लेसेंटा से ही सिक्रीट होता है, क्योंकि ये इसी के साथ लिखा हुआ है ना, रिलैक्सिन साथ में ही लिखा हुआ है। लेकिन रिलैक्सिन जो है वो ओवरी से निकलता है। देखो मैंने अलग से लिख भी रखा है ये कि रिलैक्सिन ओवरी से निकलता है, तो आपको याद रहेगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। बहुत सिंपल है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है? तो ये भी आपकी बुक से ही डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। स्पर्मियोजेनेसिस देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय अ प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो वो प्रोसेस जिससे स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, उसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। वहीं जो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद होता क्या है कि स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है। देखो ये डायग्राम देखो, यहाँ स्पर्म देखो तुम, सर्टोली सेल में चिपका हुआ है, स्पर्म का हेड जो है वो सर्टोली सेल से चिपका हुआ है। तो वो प्रोसेस जिससे स्पर्म का हेड सर्टोली सेल से अलग होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो दो प्रोसेस हुए, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म बनता है, जिसमें स्पर्म का जनरेशन होता है, जिसमें स्पर्म जेनेसिस होता है, उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। सिंपल, जिसमें जोआ स्पर्मेटिड से बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। और वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म जो का हेड चिपका होता है जो कि सर्टोली सेल से, वो अलग होके जाता है, उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो बहुत सिंपल है। अब देखो वही सेम होगा आंसर, कोई ना कोई तो ऑप्शन ज़रूर होगा इसका। तो आओ 11th नंबर में पढ़ो, ऑप्शन फर्स्ट, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर सर्टोली सेल आर रिलीज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो हो गया गलत, ये तो हमने पढ़ा था स्पर्मिएशन के बारे में। तो स्पर्मेटोजोआ, सेकंड ऑप्शन पढ़ो, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, कह सकते हैं। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, यार गलत, ये तो उल्टा हो गया। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, यार ये भी गलत है। फोर्थ पे आओ, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule। यह आंसर पूरी तरह करेक्ट है, समझ गए। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, सहेली जो है, एक मिनट, हाँ अब आओ, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, सहेली जो है ये क्या है? तो एक आईयूडी है, नहीं है। ये ईस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही है और ओव्यूलेशन से बचा रही है, नहीं। ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांट। ये आपकी एनसीईआरटी का लाइन है कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है। और फोर्थ है कि इज अ पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल गलत। तो आपको ये समझ में यहाँ तक आया सब या नहीं आया? देखो बहुत सिंपल चीज़ें थी ये सारी, ये जितने भी मैंने बताए अभी, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है जो आपको नहीं आता हो, ये सारी चीज़ें आपको आती है। बस सीरियसली इनको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है बार बार। जितनी बार रिवाइज़ करोगे, जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा करोगे। बात समझ में आई? जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा करोगे। तो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा लेकिन रिवाइज़ नहीं किया, वो किसी काम का नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर पढ़ो तो रिवाइज़ ज़रूर करो। बात समझ में आ रही है सबको? देखो ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाऊंगा ताकि तुम लोगों को नीट आते आते कम से कम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो गलत हो जाए। बायो में क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए भाई, ये बात क्लियर है।
तो अगर ये वीडियो समझ में आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अकेले अपने आप तक नहीं रखना है, और लोगों को बताओ ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ। मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँगा तो शायद और टाइम दे के मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। बात समझ में आ रही है? चलो फिर हम लोग नेक्स्ट